भगवान श्री राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की दी सौगात। रोड शो के दौरान जनता को किया संबोधित। मथुरा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बगलामुखी पीतम्बरा मंदिर में किया दर्शन पूजन। षष्ठी पूर्ति महोत्सव में भी की शिरकत। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में पदयात्रा का ऐलान। हरीश रावत करेंगे पदयात्रा, कहा विपक्ष के नाते मेरा यह कर्तव्य। नए साल पर जश्न के लिए तैयार उत्तराखंड। मसूरी समेत कई पर्यटन स्थलों पर होटल और होम स्टे की हुई एडवांस बुकिंग। पुलिस की तैयारी भी पूरी। उत्तराखंड में बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। पिछले 23 सालों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत, 1800 से ज्यादा लोग हुए घायल। और आज से करवट लेगा मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह से छाए रहे बादल और कोहरा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। डोईवाला से अहम खबर सामने आ रही है। लच्छीवाला फ्लाईओवर पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार दो कारों में आमने सामने टक्कर हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस। मामूली रूप से घायल दोनों कार सवारों को अस्पताल भेजा गया है, जबकि एक कार हिमाचल की तरफ जबकि दूसरी कार दून की तरफ से आ रही थी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मामूली घायल दोनों कार सवारों को अस्पताल भेजा गया है। एक कार सवार हिमाचल की तरफ जबकि दूसरा कार सवार दून की तरफ से आ रहा था। इस बीच ये हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के टूरिज्म क्षेत्र में 2023 एक नई संभावनाओं को लेकर आया है और जाते जाते इन्वेस्टर समिति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे उद्योग जगत के सामने अपील करते नजर आए। और बड़ी संख्या में नए साल को मनाने के लिए पर्यटक ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। सैलानियों की माने तो उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर बेहद खूबसूरत है, जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ एडवेंचर और अध्यात्म से भी भरपूर है। सैलानी ऋषिकेश को अपना पसंदीदा डेस्टिनेशन भी मानते हैं। वहीं नए साल के जश्न के लिए ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में चहल पहल शुरू हो गई है। स्थानीय होटल संचालकों द्वारा भी आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के गीत संगीत, पहाड़ी खानों के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी पूरा इंतजाम किया गया है, जिससे 2023 की विदाई और 2024 का आगाज रोमांचक हो सके। इस बार नए साल में कैंपिंग का बहुत अच्छा पैकेज है उनके लिए। अपना ये लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पैकेज है, बहुत अच्छा है। अपना ये गढ़वाली लोक नृत्य वगैरह सब होगा उसमें। गढ़वाली फूड वगैरह होगा, उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन है उनका भी, वो भी सर्व किए जाएंगे। प्रोटोकॉल इस बार बहुत अच्छा वो किया है, वहाँ पे इंतजाम किया है। आपका म्यूजिक नाइट भी होगा वहाँ पे, रात को परमिशन लेते हैं उस पर डीजे वगैरह की, तो रात को अपना म्यूजिक वगैरह होगा वहाँ पे, बोन फायर वगैरह सब होता है। पारंपरिक नृत्य होंगे वहाँ पे, ये जो उत्तराखंड के लोक नृत्य होते हैं, पारंपरिक लोक नृत्य वगैरह होंगे। और बहुत अच्छा केक सेरेमनी वगैरह, बहुत अच्छा पैकेज इस बार उनको दिया गया पर्यटकों को। जी जी सर, नए साल की शुरुआत के लिए, नए साल के चैलेंजेस के लिए रेडी रहने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे नेचुरल आपको कंपटीशन मिलता है रिवर के थ्रू, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो लोग कराने वाले हैं यहाँ के लोग, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा से यहाँ पे कराते हैं। जी जी, मेरा नाम एडवोकेट मधुर सिखवाल है, मैं राजस्थान से आया हूँ। जी। और ऋषिकेश का हमने सुना था कि यहाँ के एडवेंचर्स बहुत वर्ल्ड फेमस है, तो आज हमने पर्सनली जाके उसको फील किया और फाइनली रिवर राफ्टिंग करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही चैलेंज भरी रिवर राफ्टिंग रही थी और हमारे जो गाइड थे बहुत ही उम्दा गाइड थे। और आज हमको पता चला कि ऋषिकेश में सच में वर्ल्ड वाइड ये जो पहचान बनाई है ऋषिकेश ने अपने आप में, वो सच में अपने बलबूते पे जो बनाई है वो काबिल तारीफ है। न्यू ईयर वीकेंड का मजा ऋषिकेश में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम पहले नीम करोली धाम जाके आए थे बाबा जी का आशीर्वाद लेके, फिर हमने यहाँ आके ये छोटे मोटे चैलेंजेस फेस किए और फाइनली हमको बहुत अच्छा लगा। वर्ष 2023 की विदाई और वर्ष 2024 के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। ऋषिकेश पसंदीदा डेस्टिनेशन सैलानियों का बनता जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो ऋषिकेश की ओर रुख कर रहे हैं। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। मूल निवास भू कानून व 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने स्थायी निवास की प्रतियां भी फूंकी। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि हमारी सरकार से 3 सूत्रीय मांगे हैं कि राज्य में भू कानून व राज्यवासियों के लिए मूल निवास, साथ ही राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण अगले सत्र में सरकार लेकर आए और इसको पारित कराए। अगर यह नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। एक ही मांगे, एक सूत्रीय मांगे कि भाई जो मूल निवास, भू कानून और ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, ये तीनों की तीनों जो सुविधाएं ये उत्तराखंड की जनता से छीन ली गई है। इनको दोबारा से बहाल किया जाए और अगर आने वाले विधानसभा सत्र में इनको लेकर के कोई ठोस विधेयक पारित नहीं होता है तो फिर पूरे राज्य की जनता के साथ जो है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी सड़कों पर उतर के जन आंदोलन छेड़ देगी। ये हमारी निर्णायक लड़ाई की घोषणा आज हो चुकी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में 2018 के बाद आउटसोर्स 102 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने वन विभाग और सरकार से पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 3 जनवरी की तिथि कोर्ट ने नियत की है। आपको बता दें कि दिनेश चौहान व अन्य ने वन विभाग से 2008 के बाद आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे कई सालों से वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बाहर कर दूसरे आउटसोर्स कर्मियों को रखा जाना न्यायोचित नहीं है, जबकि उनकी जगह रेगुलर कर्मियों को ही रखा जा सकता है। कि उत्तराखंड वन विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को हायर करने की व्यवस्था 2006 से है, जब से यह वन विभाग उत्तराखंड का सृजित हुआ उत्तर प्रदेश से बंटवारे के बाद। वर्तमान में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग आउटसोर्स के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है आपके कंप्यूटर को जो चलाते हैं, या फिर जो पीएस हैं, या फिर जो ड्राइवर्स हैं, आउटसोर्स के माध्यम से ये लोग कई जगह काम कर रहे हैं। अब एक निर्णय वन विभाग के स्तर पर यह हुआ कि 2018 के बाद जो लोग आउटसोर्स से आए हैं उन सब की सेवाओं को डिसकंटिन्यू किया जाए। तो इस विषय में लगभग 102 जो लोग हैं आउटसोर्स से, उन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट डाली, 2 रिट पिटिशंस डाली हैं, और जिनमें ये सवाल उठाया कि एक आउटसोर्स के कर्मी को बाहर करके, जिसने अपने कई साल सेवा के जो हैं दिए हैं, दूसरे आउटसोर्स आदमी को नहीं रखा जा सकता, केवल रेगुलर आदमी से ही उसको रिप्लेस किया जा सकता है, दूसरी तरफ आउटसोर्स को या कॉन्ट्रैक्चुअल को नहीं ला सकते। इस स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और वन विभाग और शासन से कहा है कि वो जो है 3 दिन में इंस्ट्रक्शन लाए, और अभी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों की बर्खास्तगी पर, इन 102 कार्मिकों की बर्खास्तगी पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिनेशपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार सुबह से ही कोहरे से शहर ढका हुआ है। मैदानी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। स्कूली बच्चे ठंड से कांपते हुए स्कूल जाते नजर आए। लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा, फिर भी जिला प्रशासन ने अभी तक स्कूलों की छुट्टी नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र हो, अध्यक्ष, प्रधान एवं अधिशासी अधिकारी अलाव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करते थे, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में अवैध गैस रिफिलिंग का सिटी मजिस्ट्रेट ने भंडाफोड़ किया है। मुखानी थाना क्षेत्र के कमलुआ गांजा क्षेत्र के नोवा स्टील प्लांट की तरफ एक गोदाम के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर के जरिए टेम्पो में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को मिली। इसके बाद वह मुखानी थाना पुलिस और पूर्ति विभाग को टीम को लेकर वहां पहुंची, जहां भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग उपकरण को पकड़ा। अवैध गैस रिफिलिंग कर रहे कुछ लोग मौके से फरार हो गए। पूरे गोदाम को जब सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा चेक किया गया तो वहां पर आधा दर्जन टेम्पो और कई सारे गैस सिलेंडर और कुछ मोटर बरामद किए गए, जिसके जरिए अवैध रिफिलिंग की जाती थी। फिलहाल सारे सामान को जब्त किया गया है और पूर्ति विभाग की टीम के द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है।
देखिए, इसमें सूचना मिली थी कि ये कमलोगंज क्षेत्र में नोवा स्टील फैक्ट्री के पास में इस जो है अवैध रूप से ये गैस रिफिलिंग का कारोबार हो रहा है, जिसमें कल भी कार्रवाई की गई थी। सप्लाई की टीम, पुलिस प्रशासन सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सूचना पे आज ये कार्रवाई हुई है और इसमें मौके पर हमको गैस रिफिलिंग का जो सिस्टम बना रखा है उन्होंने, वो यहाँ पर मिल गया है और इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो भी की जा रही है। तो मौके से फरार भी हो गए लोगों से? हाँ, इसमें कुछ लोग, जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बाहर से ताला लगा के रखा था, जिसमें बाद में जो हमारी पुलिस मौके पे पहुंची है, इन्होंने बुलवाया है, ताले भी खुलवाए हैं। उसके बाद अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ था और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैम, बड़ी संख्या में सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, आप ही के द्वारा इसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसमें देखिए, आपूर्ति विभाग भी मेरे साथ यहाँ मौके पे मौजूद है और ये चूंकि जो इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं वो छिपकर कर रहे हैं। ये शहर से बाहर इस तरीके का एक गोदाम पुराना दिख रहा है, जैसा आप भी देख रहे हो। यहाँ पता भी नहीं चल पा रहा है, अंदर अगर बाहर से ताला लगा हुआ है तो अंदर पता भी नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो चूंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग सूचनाएं दे रहे हैं और इसमें जिस भी एजेंसी की ये सिलेंडर है उनके खिलाफ भी इसमें लिखा जाएगा। ठीक है मैम। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। साल 2023 की विदाई के साथ ही नए साल 2024 की आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू की गई हैं। आपको बता दें, 2024 में जहां लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग है, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी हैं। नए साल में यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकाल कर जनहित में फैसले लेंगे, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से निराश नजर आते हुए मुख्यमंत्री को हर मोर्चे पर विफल बता रहे हैं। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और पूरा देश नए साल 2024 में प्रवेश के लिए तैयार है। नए साल के आने के साथ ही एक तरफ जहां 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग होगी, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी रहेंगी। पहले मौजूदा वर्ष 2023 की बात करें तो धामी सरकार ने जहां तिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों की जान बचाई, तो दिसंबर महीने में मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करवाया। सरकार ने जहां 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा, तो वहीं सरकार का दावा है कि समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। इन एमओयू को धरातल पर उतारने की सरकार कोशिश में लगी हुई है। वहीं आम जनता मुख्यमंत्री धामी के अब तक के कामकाज को लेकर क्या सोचती है, पहले वो देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इनका कार्यकाल रहा है अभी 1 साल का, इससे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे और कांग्रेस गवर्नमेंट में रहे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में रहे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना युवा धामी जो हमारा इस उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छा इसने यहाँ पे अभी काम करके दिखाया है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़मीनी स्तर पर काम करता है। धामी जी के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे देखने को मिली है, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, क्योंकि हम एक जो है साधारण एक नागरिक हूँ और इस उत्तराखंड के लिए इनके अंदर जो अच्छी मैं बता रहा हूँ क्वालिटी ये रही है कि ये खुद पर्सनली जाते हैं और उस जो समस्या होती है उसको ये अवश्य पूर्ण करते हैं। धामी साहब का शुरू में तो हमको ऐसा लगा था कि ये भाई इस हिसाब से प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे ये स्पीड में लगा है। धामी साहब का ये है कि ये सामाजिक तौर पे और रचनात्मक तौर से काम करते हैं और उसके अलावा हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली जाके प्रैक्टिकली उसको अंजाम, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं उसे सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, और ये सबको युवा को साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि उसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वहीं नए साल में धामी सरकार के सामने दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां हैं, जिनके समाधान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। ऐसे करीब 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनके मुख्यमंत्री को समाधान तलाशने होंगे। वहीं भू कानून और मूल निवास के मुद्दों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रखी। इन दोनों मसलों की राह निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिनके हल निकालना बेहद जरूरी है।
वहीं सरकार से लेकर संगठन तक मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकालकर जनहित में फैसले लेंगे, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से निराश नजर आते हुए मुख्यमंत्री को हर मोर्चे पर विफल बता रहे। देखिए, धामी जी के आगे धाकड़ धामी शब्द का प्रयोग हुआ है और ये कोई सामान्य आदमी ने नहीं दिया है, ये राजनाथ सिंह जी ने दिया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली को देख कर दिया होगा और ये सब चुनौतियाँ हमारे धाकड़ धामी पार कर लेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। धामी जी को देखती हूँ, लोगों को बहुत आशाएं थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो युवाओं के हितों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का दृश्य अब उनके इतने लंबे कार्यकाल के बाद देखने को मिल रहा है वो कतई अपेक्षित नहीं था। धामी जी से अपेक्षा थी कि वो बेरोज़गारी दर को कम करेंगे, वो युवाओं के लिए रोज़गार के नए आयाम खोलेंगे, वो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 907 बलात्कार और 778 अपहरण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ ये सरकार डबल इंजन की सरकार बोल के आई थी, वो पिछले 1 वर्ष में एक भी जो सपने थे इस प्रदेश के निवासियों के, यहाँ के वासियों के, वो पूरे नहीं हुए। और सरकार उन मुद्दों पे काम कर रही है जो यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उनसे अलग होकर वो सरकार काम करने में लगी हुई है। जहाँ आप देखिए, नकल विरोधी कानून तब आया जब यहाँ पर जनता ने विरोध जताया है कि नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, सेटिंग कटिंग के माध्यम से नौकरियां पाई जा रही हैं, तब जाके नकल विरोधी कानून आ रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ पर बाहर से बहुत से लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण होना शुरू हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई, तब ये मूल सख्त भू कानून की बात करने लगे। कुल मिलाकर नए साल के आगमन के साथ ही नई चुनौतियां भी धामी सरकार का इंतजार करती हुई नजर आ रही। एक तरफ जहां यूसीसी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण, लोकायुक्त की नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास निकाय चुनाव, एमओयू की ग्राउंडिंग, राष्ट्रीय खेल का आयोजन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या जो काम 2023 में पूरे नहीं हो पाए वो काम 2024 में पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के पास दवाइयों और कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 4000 लीटर की मात्रा में मौजूद है, और छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर का प्रबंध भी कर लिया गया है, जिसकी जरूरत पड़ने पर एक ट्रायल राउंड भी किया जाएगा। में हम लोगों के पास नगर निगम में दवाओं की और किसी भी प्रकार के कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि सैनिटाइजेशन के रूप में जिसका कार्य लिया जाता है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसकी जो है साथ ही साथ हमारे जो स्प्रिंकलिंग जिसके द्वारा की जाती है वो भी हमारे पास मौजूद है, और यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए पूरी बंदोबस्ती हमारे पास से कर ली गई है। उसका एक हम लोग आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो एक ट्रायल राउंड भी ले लेंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।